हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर पॉवर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, कितने लोग इंडिया में आज पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं, इस डेटा को आप अपनी बुक से मैच कर लें। सोशल साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं पॉवर्टी के बारे में, तो उनका कहना है इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस माल न्यूट्रिशन के कारण, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज को पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी से दो फेनोमेनन को देखने को मिलता है, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन क्या है कि जो लोग पुअर होते हैं वो सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं इन जनरल। कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि पुअर लोगों के रहने के कॉलोनीज अलग रहते हैं रिच लोगों से या फिर मिडिल इनकम वाले लोगों से। ऐसा हम स्लम्स में भी देख सकते हैं, जो कि बड़े शहरों में कोई सेग्रीगेटेड रीजन होता है, वहां पर लोग जाकर रहते हैं। ऐसे स्लम्स के कारण क्या होता है कि पॉवर्टी दूर नहीं हो पाती। ऐसे स्लम्स के लोगों को वापस एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं मिलता है, जिसके कारण एक विशियस साइकिल बन जाता है पॉवर्टी का, जिसमें जो गरीब पैदा हुए हैं उन्हें गरीब ही रहना पड़ता है पूरे जीवन। और ये सेग्रीगेशन फिर से वापस देखने को मिलता है जब अगली जनरेशन उसी गरीबी को झेलती है। अगला है वल्नरेबिलिटी। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो कि पॉवर्टी को लेकर ज्यादा वल्नरेबल हैं बाकी ग्रुप से। इनमें ओल्ड एज के लोग, वुमेन और जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां फ्लड्स, अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जाता है। ये लोग पॉवर्टी को जाने के लिए, मतलब अभी तो वो पुअर नहीं है या फिर उन्हें पुअर कहा नहीं जाएगा उनकी इनकम को देखते हुए, लेकिन उनके पास ज्यादा सेविंग्स नहीं होती, जिसके कारण फ्यूचर में किसी इवेंट के कारण वो लोग पॉवर्टी में जा सकते हैं। अगला है पॉवर्टी लाइन। इस पॉवर्टी लाइन का डेटा मुझे नहीं लगता कि चेंज हुआ होगा, लेकिन आप अपनी इकोनॉमिक्स बुक से एक बार देख लें। इसमें मेनली कैलोरी रिक्वायरमेंट को ही देखना है, जो कि रूरल एरियाज में 2400 और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज होती हैं। उसके बाद है कितने % ऑफ पीपल पुअर रहे हैं हमारी कंट्री में। ये डेटा जो है, इससे आपको ये पता चलता है कि पॉवर्टी कम हुई है हमारे देश में। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के आने के कारण जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा है, वैसे पुअर लोगों का परसेंटेज कम हुआ है हमारे देश में। उसके बाद है कि एसटीज, एससीज, अर्बन कैजुअल वर्कर्स और एग्रीकल्चरल वर्कर्स में नेशनल एवरेज के मुकाबले पॉवर्टी ज्यादा देखी जाती है। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें सेग्रीगेशन का शिकार करना पड़ता है, जिसके बारे में हमने बात की है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं हिस्टोरिकल और सोशल, जिसके कारण इन ग्रुप्स को स्पेसिफिकली पॉवर्टी का शिकार होना पड़ता है। इन ग्रुप्स में जो एवरेज लोगों का नंबर है पुअर पीपल का, वो नेशनल एवरेज से ज्यादा होता है। इसके बाद है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। तो हमारे देश में कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी की स्थिति काफी खराब है, जबकि कुछ स्टेट्स में इस पॉवर्टी में कमी लाई गई है कई सारे प्लान्स के जरिए। पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है एमपी, आसाम, यूपी, बिहार और ओडिशा में। ओडिशा और बिहार इंडिया के 2 पुअरेस्ट स्टेट्स में से आते हैं। अगला है डिक्लाइन इन पॉवर्टी, जो हुई है कुछ स्टेट्स में काफी रिमार्केबली देखने को मिली है पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो बूम आया है प्रोडक्शन में, उसके कारण पंजाब और हरियाणा में पॉवर्टी में काफी गिरावट देखने को मिली है। केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर आपने बाकी जगहों पर देखा होगा तो हमें देखने को मिलता है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में केरला इंडिया के बेस्ट स्टेट्स में से है, और इसी कारण से वहां पॉवर्टी में कमी आई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड और हेल्थ केयर को ले पा रहे हैं। अगला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू पॉवर्टी को हटाया गया है। तो जो रिच लोगों के पास लैंड कॉन्सेंट्रेटेड थी, उन रिच लोगों से लेकर इसे पुअर लोगों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफी अच्छा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी वीडियो भी आज ही अपलोड कर दी गई है, आप उसे देख लें। अगला है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। वर्ल्ड बैंक $1.9 पर डे को रखा है। इस थ्रेशोल्ड को भी आप अपनी इकोनॉमिक्स बुक से मैच कर लें कि जो लेटेस्ट डेटा है वो क्या है।
अगर हम लोग इंटरनेशनल सिनारियो को देखें तो कुछ कंट्रीज में, जैसा स्टेट्स में हमने देखा ना कि कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी की कंडीशन खराब हुई है जबकि कुछ स्टेट्स में काफी सुधार हुआ है, वैसे ही कुछ कंट्रीज में भी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के जो देश हैं, इन्होंने काफी फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी है पिछले कुछ सालों में, जिसके कारण यहाँ पॉवर्टी काफी कम हुई है। मतलब एक ह्यूज गैप दिखेगा अगर आप आज से 30-40 साल पहले जाकर देखें और आज जाकर देखें। चाइना लगभग एक डेकेड तक 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट से ग्रो किया था और इसी कारण से वहां के कई लोग पॉवर्टी से बाहर आए थे। आज चाइना वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। अगला आता है साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुई है लेकिन काफी स्लो रेट पर, जिसके कारण लोग पॉवर्टी से बाहर तो आए हैं लेकिन एक ह्यूज परसेंटेज ऑफ पीपल अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है। सब सहारन अफ्रीका में पॉवर्टी बढ़ी है। सब सहारन अफ्रीका मतलब सहारा डेजर्ट के जो पास के जो कंट्रीज है नीचे की तरफ, उन कंट्रीज में पॉवर्टी बढ़ी है। इसका कारण हम देख सकते हैं अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो। यहाँ पे टेररिस्ट इंसर्जेंसीज और कई सारे बिजनेस ग्रुप्स का कब्जा हो गया है। वहां डिक्टेटरशिप्स आ गई हैं जिनके कारण पॉवर्टी में इजाफा हुआ है। अगला है लैटिन अमेरिका, जहां पर पॉवर्टी सेम रही है। लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिकन कंट्रीज को कहा जाता है, जिसमें वेनेजुएला, चिले जैसे कंट्रीज आती हैं। सोशलिस्ट कंट्रीज तो यूएसएसआर के बारे में हमने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था। तो यूएसएसआर 1991 में कोलैप्स कर गया था, जिसके बाद कई सारी नई कंट्रीज उभर कर आई थी उसी से, और इसके साथ ही कई पुरानी कंट्रीज जो सोशलिस्ट हुआ करती थी वो भी सोशलिज्म के चंगुल से निकलकर एक अलग सिस्टम को अपनाई, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ बढ़ी। लेकिन हुआ क्या, इस ट्रांजिशन के दौरान कुछ लोगों ने गवर्नमेंट की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, हमने पढ़ा था सोशलिज्म में गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी रिसोर्सेज को। तो जब गवर्नमेंट ही कोलैप्स कर गई तो जो नई गवर्नमेंट आई उसके कुछ लोगों ने उस सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया। ये हमें रशिया में देखने को मिल सकता है, जहां पॉवर्टी बढ़ गई है सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद से। अगला है मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन। इसमें भी कुछ डेटा ही लिखा हुआ है, आप इसे भी एक बार देख लें, लेकिन ये काफी जरूरी नहीं है। अगला है पॉवर्टी के कॉजेज क्या होते हैं। लो लेवल ऑफ मतलब हमारे देश में पॉवर्टी किस कारण से आज इतनी ज्यादा है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश। जैसा आप जानते हैं, ब्रिटेन ने हमारी कंट्री को काफी सालों तक एक सिस्टमेटिक रूप से लूटा। हमारे कंट्री की वेल्थ भी खत्म हुई और इंडस्ट्रीज भी, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश ने काफी कम देखी ब्रिटिश रूल के अंडर। ग्रोथ रेट टिल 1980s, तो 1980s तक हमारी कंट्री सोशलिस्ट पॉलिसीज लागू करती थी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी बनाकर रखती थी, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए और हमारे देश ने ज्यादा तेज ग्रोथ देखी नहीं। अगला है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे देश ने इस पीरियड में जहां लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वहां पॉपुलेशन की काफी ग्रोथ देखी। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ वेल्थ थी हमारे देश में वो तो कम हो गई, लेकिन जो लोगों की नंबर थी वो बढ़ गई, जिसके कारण पर कैपिटा जो वेल्थ थी या इनकम थी वो काफी कम हो गई थी बीच के पीरियड में। अगला है इनकम इनइक्वालिटीज। तो हमारे देश की काफी ज्यादा जो प्रॉपर्टीज और पैसे हैं वो रिच लोगों के कंट्रोल में हैं, जिसके कारण जो पुअरर लोग हैं उनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते। अगला है सोशल ऑब्लिगेशंस। तो हमारे देश में डाउरी जैसी प्रथाएं और लार्ज मैरिजेस अभी भी प्रेवलेंट है। इनके कारण किसी भी फैमिली पर या पर्सन पर काफी प्रेशर पड़ता है इन सोशल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने का, जिसके कारण हमें देखने को मिला है कि काफी सारा वेल्थ इसी में खर्च हो जाता है और लोग पॉवर्टी के शिकार ही रहते हैं। अगला है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स दो तरीके के होते हैं। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने से इन जनरल लोगों का डेवलपमेंट होता है और उस ग्रोथ के कारण काफी सारे लोग बाहर आ जाते हैं पॉवर्टी के। दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अब हम लोग आते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स पर। इसमें हमारी एनसीईआरटी में कुछ नेम्स दी हुई हैं प्रोग्राम्स की जो हमारे गवर्नमेंट ने चलाई हैं ओवर द ईयर्स।
सबसे पहला है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सितंबर 2005 में हमारे कंट्री में लाया गया था। इसे हम राइट टू वर्क की तरह भी देख सकते हैं। ये 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देगी 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि अब बढ़कर 600 डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है। ये नेशनल और स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स के तहत इस स्कीम को पैसा मिलता है। आपने देखा होगा न्यूज में कि इस साल गवर्नमेंट ने इतने करोड़ रुपीस नरेगा को दिए। नरेगा की एक और बात है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, कि इस स्कीम में मशीन्स के यूज को ऑथोराइज नहीं किया गया है। मतलब जितना भी काम है वो ह्यूमंस ही करते हैं और मशीन्स के यूज को नरेगा के अंडर नहीं रखा जाता। इसके बाद है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये 2004 में लाया गया था 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के लिए। ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मतलब इसका पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं। अगला है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये 1993 में लॉन्च हुआ था। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए एजुकेटेड यूथ का विलेजेस में, मतलब जो विलेजेस में एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड रह गए थे किसी कारण से, उन्हें अपनी स्मॉल बिजनेस को सेटअप करके नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने की कोशिश की गई थी स्कीम के अंडर। अगला है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि 1995 में लाया गया था। इसमें भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर जोर दिया गया था और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये 1999 में लाया गया था। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया गया था ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके विलेजेस में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि इसमें कुछ लोग, मतलब एक कम्युनिटी के या एक विलेज के लोग मिलकर कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। इसमें हम लोग एक मेजर एग्जांपल देख सकते हैं लिज्जत पापड़ का। ये वुमेन के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही पार्ट है, जो कि आज इतने बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है और लाखों वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है हमारी कंट्री में। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए और फंड्स देने के लिए लाया गया था। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स विलेजेस को कुछ फंड्स एलोकेट कर देती है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि वो एक्स्ट्रा फंड्स देगी स्टेट्स को ताकि बेसिक सर्विसेज जैसे रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हर विलेज तक पहुंचाया जा सके। अगला है अंत्योदय अन्न योजना। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन पॉवर्टी कहता है कि हमें हर चीज को डेटा और नंबर्स से नहीं नापना चाहिए, बल्कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही पॉवर्टी का इंडेक्स लेना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन रिच होकर भी मेंटली स्ट्रेस में जी रहा है या एक अच्छे लिविंग कंडीशन को नहीं ले पा रहा है, तो हमें उसे भी पॉवर्टी के अंडर ही देखना चाहिए, न कि सिर्फ इनकम को एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए। इसके साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हुआ। आज के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो है व्हेन वाज नरेगा एक्ट इम्प्लीमेंटेड और व्हाई हैज पॉवर्टी रिड्यूस्ड इन केरला। इसके मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण, पीडीएस के कारण या ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। आप इसके आंसर ऑप्शंस के ही फॉर्म में नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।